हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो। ठीक है, तो आज हमने लास्ट टाइम तक वांट ऑफ फैक्टर पे न्यूमेरिकल कर लिया था, वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन कर लिए ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी में ही इसी चैप्टर के साथ कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में ही। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटे, क्या है आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ने जा रहे हैं। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको सिखाने में मुझे। थोड़ी सी इसमें डेफिनेशन है और बेटे उसके बारे में हमें आपको सिखाना है। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है, वन ऑफ द इजी टॉपिक। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, जो कई बार पेपर में आया भी हुआ है और एनसीईआरटी पे इस पर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होता है? रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी, जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी सिर्फ यही है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, डिसॉल्व लाइक। लाइक देखो, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब एक जैसे सॉल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट में मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, एक जैसे सॉल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट में मिलना पसंद करते हैं। जैसे पोलर सॉल्यूट जो होगा, पोलर सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। जितने पोलर सॉल्यूट होंगे वो सारे के सारे पोलर सॉल्वेंट में ही क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, यू नो दैट NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये पोलर है, दिस इज पोलर। तो बेटे ये क्या नाम है? वाटर में तो डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व करेगा किसके अंदर? डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व करेगा क्योंकि वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट, दिस इज पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं करेगा, नॉट डिसॉल्व, नॉट डिसॉल्व, नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लाइक, लाइक बेंजीन। अगर मैं चाहूँ, आपने देखा भी होगा, ठीक है, अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व कराता हूँ तो ये डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ किसके अंदर डिसॉल्व करना, अगर मैं इसको चाहूँ बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करना, तो मैं देखता हूँ ये बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। आपने देखा होगा NaCl को घर में आपके पास सोयाबीन ऑयल होगा जिसको तुम रिफाइंड कहते हो आई थिंक, या बेटे मस्टर्ड ऑयल होगा जिसको सरसों का तेल कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर NaCl को डाल के देख लेना, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन वाटर के अंदर ये क्या करेगा? डिसॉल्व कर जाएगा। इज इट क्लियर ऑफ यू? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो क्या है क्या नहीं। तो पोलर सॉल्वेंट जो, पोलर सॉल्यूट जो होता है सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होता है? डिसॉल्व होता है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर? नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन, सॉरी, अगर मैं नैप्थलीन, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन देखता हूँ, ठीक है, दिस बेंजीन एंड एंथ्रासीन बोथ आर नॉन पोलर सॉल्यूट। ये दोनों के दोनों क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्यूट। पोलर और नॉन पोलर पहचाना तो आता ना आप सभी को, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, डायपोल मोमेंट टॉपिक के अंदर, ध्यान देना। तो अब ये जो होगा, ये क्या नाम है?
नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो है, ठीक है, ये नॉट सॉल्युबल होगा, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा इन बेंजीन, ठीक है, इन बेंजीन। तो बेटे इतना पहले तो आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ने जा रहे हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आप पढ़ने जा रहे हो, तो इसका आपको कंसेप्ट आना चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड किस पे करता है, तो सिंपल का जनरल एक रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसे सोल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट में मिलेंगे, ठीक है, जैसे पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में मिलेगा और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही मिलेगा, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट आपको क्लियर होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फिर आता है बच्चे, अब इतना करने के बाद आप लोग कॉपी कर लेना इसको, ठीक है, ओके। सही बच्चों से अनुरोध है पढ़ाई करते जाए, ठीक है, और इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह कराया जाएगा, उसकी वीडियोस बन रही हैं, ठीक है, एक साथ अपलोड कर दी जाएंगे उसकी वीडियो, ध्यान देंगे सही बच्चे, ओके। तो अब जो होता है इसमें थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और आना चाहिए, एक नोट बता रहा हूँ, ठीक है, क्या मतलब होता है। देखो एक होता है डिसोल्यूशन, तो आगे के टॉपिक को समझने के लिए ये दो डेफिनेशन आना चाहिए जो 9th क्लास में पूछा बच्चों को पता जाता है। एक डिसोल्यूशन क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन क्या है, सपोज करो एक कंटेनर के अंदर मैंने क्या नाम है, ये वाटर था, इसके अंदर क्या था, वाटर था, इसके अंदर मैंने BaSO4 मिला दिया। जब मैंने इसके अंदर BaSO4 मिलाया तो BaSO4 सॉलिड स्टेट में था, और जब ये वाटर में गया तो इसने Ba2+ आयन दे दिया और प्लस में SO4 2 नेगेटिव आयन दे दिया। ये एक्वस मीडियम में है और ये एक्वस मीडियम में है, ठीक है, ये क्या नाम है, डिसॉल्व हो गया इसमें, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन BaSO4 की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगी, बढ़ गई। व्हेन, तो क्या होता है डिसोल्यूशन, जब कोई सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ये सिंपल एक डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, when solid solute is added to the solvent, some solute dissolved and its concentration increases in the solution is called dissolution, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको बेटे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। तो व्हाट इज डिसोल्यूशन, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन, जैसे ये बता दिया मैंने एग्जांपल आपको, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या, अब जैसे कि इसमें क्या नाम है, अब इसके अंदर दो तरह के आयन प्रेजेंट, Ba2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो सकता है थोड़ी देर के बाद जो Ba2+ आयन था और SO4 2 नेगेटिव, अब ये क्या नाम है, जुड़ जाए आपस में, Ba2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आपस में अट्रैक्टेड हो गए और इन्होंने BaSO4 सॉलिड बना लिया, ये कोलाइड्स बना लिए। कोलाइड समझते हो ना, सॉलिड फॉर्म अगर सॉल्यूशन में होती है, मतलब सॉल्वेंट में होती है, ठीक है, ये कोलाइड्स बन गए। तो ये क्या कहलाएंगे, क्रिस्टल कहलाएंगे। ये क्या नाम है, BaSO4 के क्रिस्टल बन गए किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो बेटे क्या नाम है, अगर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, अट्रैक्टेड हो जाते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, कोलाइड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बेटे हम उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपने लैब में भी करा होगा, ठीक है। आपने पोटास आलम के क्रिस्टल बनाए होंगे, याद होगा आप सभी को। उसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन समझाओ, पहले पोटास आलम को क्या करा होगा, मिक्स करा होगा अच्छी तरह, ठीक है, हीट करा होगा, फिर बेटे अगले दिन जब हीट करके उसको क्या नाम, अगले दिन देखा होगा, रखा होगा जब उसको, तो बेटे छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए होंगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल गेट कोलाइड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइज हो गए हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है। तो जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में आ जाए, कोलाइड फॉर्म में आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सम सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कोलाइड्स, जब कुछ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कोलाइड होते हैं विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल, विद द
लिखा गया विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट, जिसको हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन। उसको बेटे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये तुम्हें आना चाहिए। अब बेटे इसके बाद तुम्हें इसकी नॉलेज होने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, बेटे सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं। सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। जैसे कि नोट, सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन सबकी नॉलेज होगी तभी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। एक होता अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इन विच solution in which no more solute is added at the same temperature। ध्यान सुनो, जिस सॉल्यूशन में हम सेम टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब अगर हम और भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करने जाएंगे तो वो सॉल्यूबल नहीं होगा उस टेम्परेचर पे, उस सॉल्यूशन को बेटे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो मेरे पास, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास 1 लीटर वाटर है। ठीक है, 1 लीटर वाटर में अगर बेटे मैं 5.3 मोल ऑफ NaCl डाल दूंगा, ठीक है, तो बेटे 5.3 मोल ऑफ NaCl 1 लीटर वाटर के अंदर मैं डालता हूँ तो पूरा अच्छी तरह डिजोल्व हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा, अगर मैं क्या करूँगा, इसके पहले तो बेटे 5.3 मोल ऑफ NaCl, इसका मतलब 5.3 मोल ऑफ NaCl का मतलब समझ रहे हो कितना ग्राम, 58.3 होता है ना, तो निकालना तो आता होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अगर दे रखा है तो WNaCl अपॉन में क्या होगा, MnACl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो बेटे इसका तो 5.3 दिया हुआ है और WNaCl निकाल रहे हैं हम लोग, और इसका 58.3, तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना ग्राम आ रहा है, 58.3 मल्टीप्लाई बाय 5.3, 58.5 है, सॉरी 58.5। 3 बजे 15 का 5 3 8 24 8 25 2 3 बजे 15 15 और 2 17 17 25 का 5 2 5 40 4 5 25 4 तो इसका मतलब है कि आपने क्या करा, देखो 1 लीटर NaCl में मैं 310 ग्राम, ठीक है, डेट इज, या बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, 310 ग्राम NaCl को मैं 1 लीटर पानी के अंदर क्या कर सकता हूँ, डिजोल्व कर सकता हूँ एक रूम टेम्परेचर के ऊपर। समझ में आ रहा है? अगर मैं 310 ग्राम से ज़्यादा ऐड करूँगा तो बेटे वो 310 ग्राम तो सॉल्युबल हो जाएगा, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, 310 ग्राम तो सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वाला क्या रह जाएगा, ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो बेटे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें नो मोर सोल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, ठीक है, उसमें बेटे ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे 1 लीटर पानी में मैं 310 ग्राम NaCl को मिला सकता हूं, अगर उससे ज़्यादा मिलाऊंगा तो बेटे क्या नाम है, जैसे सपोज करो 1 लीटर पानी के अंदर, अगर मैं 1 लीटर पानी के अंदर क्या करता हूं, एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब एक रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, 400 ग्राम
NaCl डाल दिया, तो बेटे 310 ग्राम तो क्या रहेगा, डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन 90 ग्राम क्या हो जाएगा, पीपीटी रह जाएगी, मतलब 90 ग्राम उसमें डिजोल्व नहीं होगा। इज इट क्लियर ऑफ यू? तो बेटे व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं कि what is saturated solution in which no more solute is added at the same temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग, no more solute को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, in which no more solute is added at the same temperature, ठीक है, मतलब वो अगर बेटे जैसे कि 5.3 मोल ऑफ NaCl कैन बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है जी, तो बेटे अगर उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर पर, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। तो बेटे ये ध्यान रहेगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन द सोल्यूशन, मोर सोल्यूट इज एडेड इन द सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, इसका वाइस वर्सा है, ठीक है। इसमें बेटे ज़्यादा सोल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, अब मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर वाटर लिया, लेकिन इसमें बेटे मैंने कितना डाला हुआ है, इसमें 4.3 मोल ऑफ NaCl डाल दिया, ठीक है, 4.3, तो मैं अभी कितना ऐड कर सकता हूँ इसमें, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, इज एडेड एट दी सेम टेम्परेचर, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ मैं। जैसे मैंने क्या करा, 1 लीटर वाटर लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने क्या करा, 4.3 मोल ऑफ क्या डाल दिया, Na 4.3 मोल ऑफ NaCl अगर डाल दिया है तो बेटे ये आपका क्या नाम है, 4.3 मोल ऑफ NaCl डाल दिया 1 लीटर वाटर के अंदर। तो मैं अभी कितना ऐड कर सकता हूँ, अभी मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि 5.3 पे ये क्या बनेगा, सैचुरेटेड, तो मैं इसमें 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ NaCl कैन बी एडेड, अभी मैं इसके अंदर 1 मोल और भी ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को पढ़ने से पहले। तो बेटे सॉल्यूशन, तो इतना मैं इसके अंदर इतना मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेटे सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होता है वो डिपेंड करता है, देखो तो सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। देखो उधर मैं या तो यूँ लिख देता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर ऑन solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, ठीक है, ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए जो आपका डिसोल्यूशन है, ठीक है, ध्यान देना, डिसोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान रखना, आपको इसको ध्यान से देखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन इन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो डिसोल्यूशन हो कितने तरह का होता है। एक मिनट, अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, पहले एंडोथर्मिक है, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है या बेटे क्या है, एक्सोथर्मिक है, अगर डिसोल्यूशन क्या है, एक्सोथर्मिक है,
अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो बेटे अगर हम टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो करेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान देना, अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक देन एज इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, जब बेटे वाटर में प्रेजेंट होता है तो उस केस में यहाँ पे Na प्लस है और Cl माइनस है, ठीक है, तो इस केस में डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो NaCl को अगर NaCl सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटे NaCl जल्दी जल्दी क्या होगा, उसमें डिजॉल्व होगा, ठीक है। जैसे शुगर का पानी भी देखा होगा आपने, ठीक है, शुगर को अगर मिलाते हो, अगर पानी गर्म होता है तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, तो ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। एज इस केस में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर मैं वाटर में डाल रहा हूँ तो यहाँ पे Na प्लस 2Na प्लस प्लस में क्या मिल रहा है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। इस केस में डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा H नेगेटिव होगा तो बेटे अब आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो बेटे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए, पहले जो आप बना रहे हो सॉल्यूशन वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन जो है एंडोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, थोड़ा ध्यान देख के पढ़ना है इसको, ठीक है, ध्यान दो। अब बड़े इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ solubility of solid in liquid, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो बेटे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ध्यान रखना, पहले जो आपने हेनरी लॉ में पढ़ा था वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड थी, और ये क्या पढ़ रहे हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दिस 2 डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रहे। तो बेटे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट भी बता दिया और प्रेशर का इफेक्ट भी बता दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्ट, अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी सॉलिड की लिक्विड के अंदर। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो बेटे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी इन लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे सही बच्चे। तो हम लोग जो है बेटे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इतना बेटे आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होता है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा आपको 11th की एक नॉलेज होनी चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, ठीक है। सभी को याद होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं, ये तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं याद है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी बेटे और भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूँ बेटे। एक
मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। एक बेटे आपने पढ़ा होगा, अगर नॉन पोलर आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो बेटे इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बेटे या लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक ऑक्टेन एंड हेप्टेन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बेटे ऑक्टेन और हेप्टेन दोनों अल्केन है। अल्केन क्या होते हैं, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है और ये भी क्या है, नॉन पोलर, बोथ आर नॉन पोलर। अगर दोनों ही नॉन पोलर हैं, ठीक है, तो बेटे दोनों ही अगर नॉन पोलर हैं तो इसका मतलब क्या है, तो बेटे इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ठीक है, अगर इन दोनों को मिक्स करा जाता तो बेटे डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा इसमें, डिस्पर्जन या लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरा बेटे, अगर बेटे एक पोलर है और दूसरा भी क्या है, पोलर है, अगर दोनों पोलर होते हैं, ठीक है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, डीडी अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है जी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे HCl है, HCl यहाँ पार्शियल नेगेटिव क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरा HCl मॉलिक्यूल है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। कैन यू सी, ये भी पोलर है और ये भी क्या है, पोलर है, दोनों के दोनों जब पोलर है तो इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, DD है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, DD अट्रैक्शन। ओके, एक होता है आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चौथा ये बेटे कॉपी कर लो, बैकअप है, 11th में पढ़ा हुआ आपने। एक होता है थर्ड आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है, आयन और बेटे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, इसको बेटे हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देखो जैसे कि Na+ और वाटर, ये वाटर है, कैन यू सी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये तो आता ही होगा। अब देखो ये क्या है, एक आयन है, दिस इज आयन, और ये क्या है, डाइपोल है, दो पोल है ना इसके पास, या पोलर है, क्या ये पोलर, ठीक है। तो बेटे अब देखो आयन और पोलर के बीच में विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो बेटे ये एक लास्ट है बेटे, एक आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बेटे फोन के सामने फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के सामने अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो इस बॉन्ड को बेटे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर फ्लोरीन, आगे के टॉपिक समझाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, थोड़ा ध्यान देना बच्चे, ठीक है, क्लियर नहीं होगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो उधर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के सामने अगर हाइड्रोजन आटम आ जाता है, ठीक है, तो बेटे उसको बेटे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एसीटोन उठा लें, ठीक है, अगर उसके सामने वाटर आ गया, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो देखो ध्यान देना सही बच्चे, तो
क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये है। देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन के सामने क्या आ गया, हाइड्रोजन आटम, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इसको बेटे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 11th का एक टॉपिक है। अब बेटे जैसे कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है इसका, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन मेरे ख्याल है एनसीईआरटी में भी, मैं देख के वही क्वेश्चन ही करा देता हूँ ताकि अभी आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, एक मिनट। तो बेटे एक क्वेश्चन इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। कह रहा है एक्सरसाइज का 2.23 क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। पहला एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। ठीक है, तो बेटे वेरी इजी, कुछ नहीं करना। देखो ये भी क्या है, नॉन पोलर है, और दूसरा भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लंदन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बेटे डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। अब देखो I2, I2 क्या है, नॉन पोलर, CCl4 ये भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्जन, कुछ भी लिख दो, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन में जो दिया होगा वो टिक कर देना। ठीक है, या डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ये दिया हुआ और ये दिया, कैन यू सी, ये जब टूटता है NaClO4 जब वाटर में जाएगा, पहले टूट के Na+ और ClO4 नेगेटिव बना देगा। ठीक है जी, ये दिया हुआ है, यू कैन सी Na+ है, और क्या यहाँ पे वाटर है, वाटर के पास क्या होता है, ये है ना जी, यहाँ पार्शियल नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, आयन और पोलर, यू कैन सी दिस इज आयन, और ये क्या है, पोलर, दो पोल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, ओके। अब है मिथेनॉल एंड एसीटोन। तो बेटे मिथेनॉल और एसीटोन जरा देखो, मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH है, ठीक है, और एसीटोन का फॉर्मूला है C, ये फॉर्मूला एसीटोन का है, अरे भैया ऐसे लिखते हो ना, एसीटोन थिनर को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या जैसे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। हालांकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो फोन के सामने H आ गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, पोलर पोलर भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से DDA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक हायर वर्जन है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है जब बेटे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आता है, क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो DDA अट्रैक्शन ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख सकता हूँ, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड या और करके भी लिख सकता हूँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है जी। अब है एसीटोनाइट्राइल CH3
तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक इस पे 2.24 क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ठीक है जी। देखो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, बेस्ड ऑन सॉल्यूट solvent interaction arrange the following in order of increasing solubility in an octane। एन ऑक्टेन एक सॉल्वेंट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, उस पर एक्सप्लेन करना है कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा कौन कम होगा। पहले सभी को लिख लो, पहले तो ऑक्टेन दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मिलाना है, तो ये बेटे नॉन पोलर है, नॉन पोलर। आपको बस एक चीज़ याद रखना, लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट। पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट में क्या होता है, सॉरी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट, ठीक है। और जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और जितना ज़्यादा नॉन पोलर होगा उतना ज़्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा, ठीक है जी। ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो सभी को लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन अल्केन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ये भी क्या है, एक नॉन पोलर है, ठीक है। फिर क्या है, CH3OH, ये क्या है, एक मिनट, CH3 है, CN है। अब इसमें देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये बेटे वीकली पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा नहीं होती, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अकॉर्डिंग कम होती है, ठीक है। ओके बेटे CH3OH, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बेटे हाईली पोलर है, हाईली पोलर, ठीक है। फिर KCl तो आयोनिक है, तो ये तो सॉल्युबल होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो देखो इधर ऑक्टेन में मिलाना है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल साइक्लोहेक्सेन होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब पहले सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, KCl सबसे कम। फिर उसके बाद देखो इन दोनों में देखो सबसे ज़्यादा तो ये होगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, सबसे ज़्यादा ये लिख लो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। अब जरा सीखो कि इन दोनों में पता लगाना कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो बेटे अब आपको पता है ये वीकली पोलर है, हाईली पोलर है, ठीक। तो हाईली पोलर कम सॉल्युबल होगा किसके अंदर, नॉन पोलर के अंदर, तो बेटे CH3OH, फिर ये CH3 Cl, और सबसे ज़्यादा ये। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब सबसे कम ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अगर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देना होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता तो क्या करते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद KCl सबसे कम, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, इतना कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो इधर, या यू बोल दे तो अब एक लास्ट सॉल्युबिलिटी पे टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, ठीक है। देखो इधर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर, ध्यान रखना वही आयनिक कंपाउंड नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड।
सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना, ज़रा ध्यान से सुनना। एक नोट लिखिए, ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, only those organic compounds are water soluble, only those organic compounds are water soluble which can form hydrogen बॉन्डिंग विद वाटर। ध्यान देना, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होंगी जो बेटे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है किसके साथ, वाटर के साथ। ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अगर मैं अल्कोहल को देखूं, ये होता है यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और वाटर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। कैन यू सी दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सेकेंड, एल्डिहाइड, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, वाटर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। देखो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्डिहाइड वाटर सॉल्युबल होगा। थर्ड, कीटोन, कीटोन भी वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, जैसे COO इधर है और इधर R, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव H। और बाकी ये टॉपिक ज़्यादा बढ़िया तक आपको ऑर्गेनिक में क्लियर होगा, ठीक है। वहाँ पे इसके एक्सेप्शंस भी बताए जाएंगे। तो उधर यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बेटे ये भी वाटर सॉल्युबल होगा, कीटोन भी, ठीक है। ओके, फोर्थ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, जैसे कि RNH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, प्राइमरी अमाइन है ये। यहाँ वाटर आ गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज व्हाट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ नहीं, अभी सेकेंडरी अमाइन भी देखो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे O, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और तो बेटे इतना पता होना चाहिए। साथ में एक नोट, एक एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये सारे वाटर सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट एज नोट as hydrocarbon parts increases, ठीक है, then water solubility decreases, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिनोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ वाटर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन इसका लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। अगर इसका लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है
इसका क्या है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब इसका लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, अब हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मतलब वो वाटर में सॉल्बिलिटी में हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसलिए फिनॉल जो होगा, हैंस फिनॉल जो है वो पार्शली सॉल्युबल है। फिनॉल इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। फिनॉल जो है पार्शली सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब इस पे देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखो, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। हालांकि ये ज़्यादा बेटर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर होगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है जी। तो अनदर एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.25, उसको कराने से पहले एक मैं उस जो पिछला बता रहा था कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसमें एक रह गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो वाटर सॉल्युबल। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका लेस हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो सभी के लिए अप्लाई है। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी घटेगी, वो पार्शली सॉल्युबल होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वाटर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दिस इज व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारे के सारे क्या बोलते हैं, पार्शली सॉल्युबल है, ठीक है जी। बड़े पहली चीज़ आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो बड़े क्वेश्चन जरा देखें, 2.25 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल। कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल कौन सा होगा तुम्हें पता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना पाए। अच्छा चलो, इनसॉल्युबल होगा, पार्शली सॉल्युबल होगा एंड हाईली सॉल्युबल होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो यू कैन सी फिनोल, टोलिन, फॉर्मिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्लोरोफॉर्म और पेंटेनॉल। ये पेंटेनॉल है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो तुम्हें सभी को एक चीज याद होगी, ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ठीक है। तो बेटे पहला फिनोल, फिनोल में आपने अभी देखा है यहाँ पे, कैन यू सी लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना लेगा वाटर के साथ, लेकिन लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसका, ठीक है। तो बेटे पार्शली सॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल, ठीक है। दूसरा टोलिन, कैन यू सी, इसका फोन और H, फोन है नहीं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको पता है नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, नॉट फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हैंस नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल रहेगा, नॉट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, ठीक है जी, ओके। अगला थर्ड, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, partial negative, partial positive, partial positive. Can you see? This is intermolecular hydrogen bond और इसके बाद हाइड्रोकार्बन पार्ट भी लेस है, लेस हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो बेटे ये हाईली सॉल्युबल होगा, हाईली सॉल्युबल। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है वाटर के साथ और इसके बाद हाइड्रोकार्बन पार्ट भी कम है, तो ये हाईली सॉल्युबल होगा। फोर्थ इथाइलिन ग्लाइकोल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है कैन यू सी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। अरे भाई वाटर के साथ देखो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, और लेस हाइड्रोकार्बन पार्ट भी है, लेस हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। तो बच्चे ये क्या नाम है, क्या हाईली सॉल्युबल, हाईली
सॉल्यूबल है, ठीक है जी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और लास्ट सेकंड लास्ट क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो क्लोरोफॉर्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता वाटर के साथ, क्योंकि क्या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है इसके बाद, ठीक है। नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हैंस नॉट सॉल्युबल, या इनसॉल्युबल लिख दो, इनसॉल्युबल, ठीक है जी। अगला पेंटेनॉल, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ है, सॉरी, पेंटेनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना लेगा वाटर के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसके पास क्या है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। तो बेटे पार्शली सॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल, ठीक है जी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, पूरा फिनिश्ड होता है इसी पे ही। क्लियर हो गया सभी को, ये बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। ओके बेटे, तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक रह गया था इसमें, ठीक है, वेरी इजी। एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, बहुत आसान है। एजोट्रॉपिक ये रॉल्स लॉ में ही बताना था मुझे, लेकिन उस टाइम मेरे को लग रहा है क्वेश्चन कराते समय रह गया है, ठीक है। थोड़ा देखो इधर, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ लिक्विड मिक्स करने पे, ठीक है। देखो इधर सिंपल एक डेफिनेशन, कुछ लिक्विड जो होते हैं, सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजोट्रॉप्स, कुछ लिक्विड जो होते हैं मिक्स करने पे एजोट्रॉप बनाते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड मिक्स करने पे एजोट्रॉप बनाते हैं जिनके पास सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड फेस में और वेपर फेस में, ठीक है, मतलब दे बॉयल एट सेम टेम्परेचर। तो सिंपल एक डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी बहुत आसान है। सपोज करो लिक्विड फेस में ये लिक्विड है, ठीक है, इसमें दो तरह के लिक्विड पार्टिकल है, ऐसे करके, ऐसे लिक्विड पार्टिकल और एक ऐसे वाले लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है। तो देखो अगर ये लिक्विड को मैं बॉईल करा दूं, ये बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर जो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, ठीक है। देखो लिक्विड फेस में इसके कितने पार्टिकल, सपोज का कंपोजिशन कितने, 6 और 6, इसके 6 हैं, इसके भी 6 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, इस वाले के 5 हैं। तो बेटे वेपर फेस में भी इसके क्या होंगे, 6 होंगे, और इस वाले के कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है जी। तो यही है। व्हाट इज एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या है, वेरी इजी, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजोट्रॉप्स, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजोट्रॉप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर, जो बेटे दो लिक्विड से मिलके बनते हैं, विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जिनकी सेम कंपोजिशन होती है किसमें, लिक्विड में और वेपर फेस में, और दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको बेटे हम कहते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर। दीज आर कॉल्ड एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो व्हाट इज एजोट्रॉप, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे कंपोजिशन कितनी, 6 सपोज करो, एक याद करने का तरीका है, यहाँ पे 6 है इस वाली लिक्विड की, ये सपोज करो लिक्विड ए है, और ये क्या है बेटे, बी है, ठीक है। तो बेटे लिक्विड फेस में भी इसकी, लिक्विड फेस में ए की कंपोजिशन 6 है और बी की कितनी है, 5, और वेपर फेस में भी ये देखो ए की कितनी है, 6, और बी की कितनी है, 5, ठीक है। तो क्या सम लिक्विड, तो बेटे वेरी इजी, एजोट्रॉपिक क्या होते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस, ऐसे लिख लो, and they boil at constant temperature. Very easy, लिखो definition. The binary mixture having same composition in liquid and vapor state, vapor phase जो भी है, ठीक है, having same composition in liquid and vapor phase
एंड दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो अगर इनका कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इन लिक्विड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटे नोट, एजियोट्रॉफ्स cannot be separated by fractional distillation प्रोसेस। ठीक है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग नहीं कर सकते। एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं। ठीक है, देयर इज 2 टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ओके, एजियोट्रॉप्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो कम टेम्परेचर पे क्या कर जाए, बॉयल कर जाए। ठीक है, देखो देयर इज 2 टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स, 2 टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स, 2 तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये वो सॉल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, वे जो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव शोज बाय दैट सॉल्यूशन, शोज बाय दो सॉल्यूशन, ठीक है, विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो बड़े देयर इज 2 टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। ठीक है, वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अनदर इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन शो करते हैं जो बेटे पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, जो बेटे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ से शो करते हैं वो बेटे क्या नाम है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं एट स्पेसिफिक कंपोजिशन, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। at a specific composition। फॉर एग्जाम्पल जो है वो है इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। ये बेटे पॉजिटिव डेविएशन, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ से शो करते हैं वो सारे के सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसका वाइस वर्सा है। द सॉल्यूशन that shows large negative deviation from Raoult's law the solution that shows large positive deviation from Raoult's law at a specific composition, वो जो होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं। और द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, वो बेटे फॉर्म करते हैं क्या, फॉर्म्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अब ये जो होता है इसका एग्जांपल आपका हो गया नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है डेफिनेशन आपसे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है पूरा का पूरा। एक एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए और बेटे इसका डाउट लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो बेटे काफ़ी अच्छी तरह चैप्टर कंप्लीट कराया है। ठीक है, सभी वीडियोस देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके, ध्यान देना सही बच्चे, ध्यान से सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं छूटें। ठीक है, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।